कि आखिर 21 किलोमीटर की सड़क को स्वीकृत कराने में, पास कराने में, हरी झंडी दिखाने में इतना क्यों समय लग गया कि जैसे 200 किलोमीटर की सड़क में? जनपद में अभी भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जैसे निजामाबाद भदलू की एकदम खस्ता हाल सड़क है, पैदल चलना मुश्किल है, तो उन सड़कों के लिए क्या कीजिए? तो वहाँ के विधायक लोग लिखे अब धरना दे, लोग कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इसी गढ़ में मैं खड़ा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि ये गढ़ है, ये गढ़ ही पर खड़े हैं हम लोग, ये गढ़ ही है। चारों तरफ जब भी बरसात हुई है तो ठुकना भर पानी में हम लोग इसी सड़क पर खड़े थे। तब तो वो गढ़ वाले लोग, विकास की गंगा बहाने वाले लोग नकारे साबित हो गए। आप अपने दुख का चिट्ठी बनाकर हमको दे दीजिए, दुख की चिट्ठी दे दीजिए ताकि मैं उसका इलाज करा सकूं। और पहली बार कोई दुख वाली चिट्ठी का नाम सुन रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि जब उन्होंने अपनी चिट्ठी दिया तो हमने इलाज का व्यवस्था बना दिया। जेपी के नेताओं पे हमला कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी नेता पर हमला नहीं कर रहा हूँ। सुरेश खन्ना जी की चिट्ठी की जो बात है या फिर जो एमएलसी रामसूरत राजभर की चिट्ठी की बात है, सब लोग तो कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से हुआ, हमने विधानसभा में उठाया, हमने जो है विधान परिषद में उठाया, तमाम बातें। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर सभी लोगों ने आवाज़ उठाई तो पिछले 15 वर्ष तक की आवाज़ दबी क्यों है? आजम खान साहब के यहाँ नहीं जाते हैं, रमाकांत यादव के यहाँ चले जाते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ? क्यों जाते हैं? कभी सोचा है कि वो जेल में थे तो वहाँ चले गए, अब वो जेल में थे तो वहाँ नहीं गए? पीडीए का भौकाल देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी बैसाखी पे आ गई। पीडीए उनकी फर्जी है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीडीए। आजम खान की रिहाई हुई है तब से हर कोई पार्टी, कहीं वो बसपा में जा रहे हैं, अफवाह उड़ रही है, तो कहीं सीपी राय पहुंच जा रहे हैं कांग्रेस से उनको अपनी पार्टी में, तो कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। कल आपके भाई साहब राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कह दिया कि हमारी पार्टी में स्वागत है, और सपाई कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। आजमगढ़ ज़िले के हरौला में आए हैं और अभी कार्यकर्ताओं ने इनका ज़ोरदार स्वागत किया है। वजह तो आप जानते ही होंगे, हरौला से कप्तानगंज की 21 किलोमीटर की जो सड़क पिछले मैं तो कहूँगा कि 1.5 दशक से जो बदहाली का शिकार थी, उसको जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, साथ ही साथ ये कहा हो कि ये सड़क जो है ओम प्रकाश राजभर के अथक प्रयासों से हमने पास किया है, और ये सड़क बनने की जब बात आई तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आज उसी की कड़ी में आप यहाँ पे आए हैं। किस तरह से कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ आपका स्वागत किया है? सड़क के ही मामले में आप आए हैं? देखिए, हम तो रेगुलर अतरौलिया विधानसभा और आजमगढ़ जनपद के 10 विधानसभा में हम लगातार काम कर रहे हैं, और उसी कड़ी में जिस संकल्प को लेकर के हम लोग यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, जब क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे थे, इस रोड के किनारे जितने गांव हैं उन गांवों में जब जा रहे थे तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, ये अपना दुख व्यतीत कर रहे थे कि हमारा दुख कोई सुनने वाला नहीं। तो हमने उन लोगों के दुख को सुनने के लिए हमने कहा आप अपने दुख का चिट्ठी बनाकर हमको दे दीजिए, दुख की चिट्ठी दे दीजिए ताकि मैं उसका इलाज करा सकूँ। और पहली बार कोई दुख वाली चिट्ठी का नाम सुन रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि जब उन्होंने अपनी चिट्ठी दिया तो हमने इलाज का व्यवस्था बना दिया कि ये इनका दुख कैसे दूर होगा। कम से कम 100 की संख्या में यहाँ के प्रधानगण हमको चिट्ठी दिए और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। उन्हें भरोसा दिया था कि जिन कामों को लंबे समय से लोगों ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना करके आंसू बहाया और इस पर फोटोबाजी किया, भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम करने पर भरोसा करते हैं, फोटोबाजी पर भरोसा नहीं करते। और यहाँ के सम्मानित जनता को मैंने भरोसा दिया था कि मैं इस रोड पर तभी उतरूँगा जब इस रोड पर पैसा स्वीकृत करा दूंगा। तो मालूम है क्या कहा जा रहा था कि ये गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अब तो तय हो गया कि अफवाह कौन फैलाया, झूठ कौन बोला, और लोगों को लंबे समय तक धोखे में रख करके किसने आंसू बहा करके लोगों को अपने जाल में उलझा के रखे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार हम लोग मिल करके, स्वतः मैं मिला था, माननीय मुख्यमंत्री से मिला, माननीय पीडब्ल्यूडी के जो राज्य मंत्री हैं उनसे मिला, और तमाम जो अधिकारी थे उन सभी से मिला। और मैं मिल करके जितनी बार मैं मिलता था उतनी बार यहाँ के लोगों को सूचना देता था, बताता था कि ये कार्रवाई हो रही। लोगों को भरोसा नहीं होता था कि क्या जो 15 वर्षों से जो पीड़ा यहाँ के लोगों की थी, क्या ये दूर हो पाएगी। मैं भरोसा देता था कि पीड़ा मैं ही दूर करूँगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ही प्रयासों से पीड़ा दूर होगा। और आपने देखा कि मैं 5 अक्टूबर को आया था और जनता इंटर कॉलेज का मैदान था, मैं निरीक्षण करने गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को
इसी अतरौलिया कप्तानगंज रोड पर, अहिरौला कप्तानगंज रोड पर जो जनता इंटर कॉलेज का मैदान है, उसी में उतार करके उन्हीं के हाथों शिलान्यास कराने का काम करूँगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी दे दिया, निमंत्रण भी दे दिया, वहाँ से स्वीकृति भी हो गई, सहमति भी हो गई। आ रहे हैं सीएम साहब? सीएम साहब आएंगे। अब ये तय हो गया है कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, और यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने सही जगह पर अपनी बात को रखा है और अपने समस्या को दूर करने के लिए हमारी आवाज़ में आवाज़ बनने का काम किया। मैंने देखा यहाँ तमाम तरह के झूठ फैलाए गए। यहाँ कहीं सुरेश खन्ना जी का चिट्ठी फैलाई जा रही थी, तो कहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये सब खाली वैसे ही चल रहा था राजनीति। बीजेपी के नेताओं पे हमला कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी नेता पर हमला नहीं कर रहा हूँ। सुरेश खन्ना जी की चिट्ठी की जो बात है, या फिर जो एमएलसी रामसूरत राजभर की चिट्ठी की बात है, सब लोग तो कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से हुआ, हमने विधानसभा में उठाया, हमने जो है विधान परिषद में उठाया, तमाम बातें तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर सभी लोगों ने आवाज़ उठाई तो पिछले 15 वर्ष तक ये आवाज़ दबी क्यों रही? पिछले 15 वर्ष तक ये आवाज़ दबी क्यों रही? ये बात तो आप करीबी ज़्यादा हैं उनके, आप ही जान सकते हैं। इसलिए दबी रही कि कागज लिखना बहुत आसान, कागज पर कार्रवाई कराना बड़ा कठिन है। हम लोग कि जितनी बार मिले हैं उतनी बार मामले को आगे बढ़ाने के लिए मिले और उसको जमीन पर उतारने के लिए, धरातल पर लाने के लिए प्रयास किए। चिट्ठी तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, मैं तो देखा यहाँ डीएम साहब हमको भेजे चिट्ठी, पत्रांक संख्या फलाना, पत्रांक संख्या फलाना। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर 21 किलोमीटर की सड़क को स्वीकृत कराने में, पास कराने में, हरी झंडी दिखाने में इतना क्यों समय लग गया कि जैसे 200 किलोमीटर की सड़क बननी थी? क्योंकि यहाँ 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और 2 सांसद हैं, और यहाँ लोग कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और इसी गढ़ में मैं खड़ा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि ये गढ़ है, ये गढ़ ही पर खड़े हैं हम लोग। ये गढ़ ही है, चारों तरफ जब अभी बरसात हुई है तो ठुगना भर पानी में हम लोग इसी सड़क पर खड़े थे। तब तो वो गढ़ वाले लोग, विकास की गंगा बहाने वाले लोग नकारे साबित हो गए कि हम यहाँ। सपा विधायक ने भी हाल ही में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था और आंदोलन किया था, सड़क की मांग की थी अभी कुछ ही दिन पहले। उनका ये कहना था कि ये सड़क हमारे विकास, जो हमें निधि मिलती विधायक निधि, उससे भी नहीं बन सकती क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के, बिना स्वीकृति के नहीं बन पाएगी। तो उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे। तो इनको तो राजनीति करने के लिए 15 वर्षों से दिया था जनता ने यहाँ को, अभी दिया हुआ है। सरकार नहीं थी 2017, 12-17 में 5 साल मौका दिया था ना, 5 साल में क्यों नहीं राजनीति करके पूरा कर लिया? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करके पूरा कर लिया? उसके बाद आप कह रहे हैं विपक्ष में हम आ गए इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब नहीं किए, विपक्ष में जनता ने बैठा दिया तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब अपना धन, जो निधि का धन है, ये बेच देते हैं। ये सब भ्रष्टाचार में पूरे आजमगढ़ जनपद के। ऐसा है तो आप लोग जो अधिकारी हैं, सीडीओ हैं, वहाँ से पूरी डिटेल निकाल करके सार्वजनिक क्यों नहीं? मैं तो अब शुरू कर दिया हूँ ना। मैं यहाँ के एक चीज़, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि फूलपुर और माहुल की जो रोड है ये भी इससे बुरी हाल है, इस पर कभी ध्यान लगाइए। तो मैंने कहा ये जो विधायक लोग लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। लोगों की उम्मीदें, देखिए क्या है, जब व्यक्ति काम करता है तो लोगों की उम्मीदें होती है। मैं तो पत्र लिखने वालों से कहता हूं कि एक काम मैंने कराया, बीजेपी वालों से नहीं, सबसे कह रहा हूं, चाहे वो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, जगह जनप्रतिनिधि जो कह रहे हैं तो नाम लेने में जनप्रतिनिधि जो है, मैं उनसे कहूँगा कि आप पत्र लिखो और माहुल और फूलपुर की सड़क बनवा दो। मैं मान जाऊँगा कि वास्तव में आप जनता के हित में काम कर रहे हो, जनता की समस्या को निदान के लिए काम कर रहे हो। ये जब काम हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, तो बहबाई लूटने आ जाते हैं। तो वही है कि अब यहाँ के लोगों को, अतरौलिया के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को भविष्य तय करना कि इसको भविष्य के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर कैसे लेके जाना। मालिक ये लोग हैं, फैसला यही लोग देते हैं और साथ भी यही लोग देते हैं, वोट भी यही लोग देते हैं। हम लोग तो जनता के बीच में समस्या को मुख्य धारा तक, मुख्य आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सड़क के बन जाने से यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो आम नागरिक हैं, इनको बहुत राहत मिलेगी। और इस राहत के लिए सभी ने प्रयास किया, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे यहाँ की आवाम हो, हमेशा से लोगों ने आवाज़ उठाया। लेकिन ये आवाज़ अतरौलिया, आजमगढ़ से बाहर नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ जा रही है कि जिन कामों को
समाजवादी पार्टी यहाँ लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए सत्ता से बाहर होते नहीं करा पाई। उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 6 महीने में प्रयास करके उसको धरातल पर उतारने का काम किया। तो ये यहाँ के लोगों के सौभाग्य की बात है। जब सीएम हाउस से इस बात का ऐलान हुआ तो उसमें विशेष रूप से ओम प्रकाश राजभर जी के नाम का उल्लेख था। हालांकि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का भी उसमें उल्लेख था, लेकिन किसी का नाम नहीं था। तो ये आपकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी बात है। ये गरीब, कमज़ोर, वंचित वर्गों के लिए बड़ी बात। ये सुहेल दो, जो भारतीय समाज पार्टी है उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि सीएम डायरेक्ट ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर के, मतलब इसको कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में 403 विधायक बैठे थे, उस समय भी प्रमुखता से कहा कि गरीबों के प्रति जवाबदेही, गरीबों के प्रति काम करने वाला अगर कोई नेता है तो 403 विधानसभा में जितने बैठे माननीय ओम प्रकाश राजभर सीख लो। गरीबों के प्रति जवाबदेही कैसे तय की जाती है, और जो जवाबदेही तय होती है उस पर वो अमल करते हैं और ज़मीन पर जाके काम करते हैं। खाली उड़ करके उड़ती हुई हवा में आप अपनी जुबान लगा दीजिए तो उससे कुछ नहीं होता। धरातल पर जो काम करता है, गरीबों के बीच में जो रहता है, उनको गरीबों के बारे में, समस्या के बारे में पता होता है। जो गरीबों के बीच में नहीं रहता है, आएगा, उड़ के चला जाएगा, फिर आएगा, चुनाव में 15 दिन हवा बनाएगा, फिर चला जाएगा। तो वो हम लोग वो काम नहीं करते। हम लोग तो 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 5 साल जनता के बीच में काम करते हैं। जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है। चलिए, आपके प्रयासों से इस सड़क का आपके प्रयासों से ये सड़क अब बनने जा रही है। जनपद में अभी भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, जैसे निजामाबाद भदलू की एकदम खस्ता हाल सड़क है, पैदल चलना मुश्किल है। तो उन सड़कों के लिए क्या कीजिए? तो वहाँ के विधायक लोग लिखे हैं, अब धरना दें। वहाँ जितने लोग हैं, ये जितने लोग, तो फिर विधायक धरना देंगे, फिर उधर से सरकार पास कर देगी, फिर आप कहेंगे कि हमारे प्रयासों का नतीजा नहीं। बिल्कुल, अगर उनके धरने से प्रयास सफल हो जाता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? अकरम भाई, आप बताइए, अगर आप इस चैनल के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों तक बात पहुँचाएंगे कि अपना निधि का पैसा मत बेचो, आप जनता के बीच में जो नाली नहीं बन पा रही उसको बनवाओ, खड़ंजा नहीं बन पा रही उसको बनवाओ, इंटरलॉकिंग नहीं हो रही उनको बनवाओ, जो पिच सड़क नहीं बन पा रही उसको बनवाओ। आपको इसीलिए ना वहाँ भेजा गया है कि जनता का पैसा जनता में खर्चा करो। 2 करोड़ रुपया तो मैं यहाँ जनता में, गरीबों में बांट दिया इलाज के नाम पर। जो गरीब यहाँ है, कोई जाति धर्म मजहब की बात नहीं किया। मैंने जो आया उसे लिया, पत्र लिया, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा दिलाने का काम किया, और यहाँ 14-14 लाख रुपया दिलाने का काम किया। तो ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, और सच के साथ, प्रमाण के साथ बोलता हूँ। जब जब मैं यहाँ आया हूँ, प्रमाण के साथ दिखाओ, देखो ये 3 लाख रुपया इनको दिया हूँ, 5 लाख इनको दिया हूँ, 8 लाख इनको दिया हूँ, 9 लाख इनको दिया हूँ, 14 लाख इनको दिया हूँ, लिखित दिया हूँ। और वो सब संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि पहली बार कोई आया है, हम लोगों की समस्या सुन करके हमारे निदान कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग यहाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे माननीय जनप्रतिनिधिगण हो, चाहे हमारे भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता हो, सभी लोग मिल करके एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इस आजमगढ़ को जो खंडहर बना हुआ है, इसको विकास के मुख्य धारा में ला करके, जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, उसमें हर किसी नागरिक का, यहाँ हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। सब लोग मिल करके, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, हमारे जयंत चौधरी जी, माननीय योगी जी, मोदी जी, सभी लोग मिल करके विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत बनाने में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई हुई है, आजम खान का नाम ले रहा हूं तो आपके चेहरे पे मुस्कान तैर रही है। आजम खान की रिहाई हुई है, तब से हर कोई पार्टी, कहीं वो बसपा में जा रहे हैं, अफवाह उड़ रही है, तो कहीं सीपी राय पहुंच जा रहे हैं कांग्रेस से उनको अपनी पार्टी में, तो कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। कल आपके भाई साहब राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कह दिया कि हमारी पार्टी में स्वागत है, और सपाई कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है। देखिए, अगर सपा के लोग अगर उनका सम्मान किए होते तो आदरणीय आजम खान साहब 2 साल 3 महीना जेल में जो रहे, वो जेल में उनके बीच में जाकर के कम से कम उनका हालचाल जाने कुछ बात हुई, लेकिन कुछ बात मैं आपको बताऊं, मैं गया था जब मैं 2022 में उनके साथ था, तो मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूं मिलने के लिए। तो अखिलेश जी ने क्या कहा, अरे मैं तो उनको किनारे लगा रहा हूं, आप उनसे क्यों मिलने जाओगे? अब उनका काम खत्म है, अब चलो, अब अपनी राजनीति मजबूत ये तो आप दोनों के बीच की बात है। अरे मैं सही बात जनता कैसे सही माने इसको? मैं कह रहा हूँ, हमारे कमरे में बात हो, झूठ बोले तो बताएं। अखिलेश जी कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं, आजम खान साहब कहे कि झूठ बोल रहे हैं। वो खुदे कह रहे थे, आजम खान साहब खुदे कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से अब हमारा कोई उम्मीद नहीं है, अब अल्लाह पर उम्मीद है, अल्लाह जो चाहेंगे वो करेंगे। इसीलिए भारतीय समाज पार्टी से उनको भी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ कम से उस समय बने थे कि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए सड़क पर उतर करके न्याय दिलाने का काम करते थे, श्री अखिलेश यादव जी एसी में बैठ कर खाली ट्वीट करने में लगे हुए थे। और इसीलिए
ऐसे मजबूत ताकत पीडीए बना दिया। पीडीए का भौकाल देख रहे हैं 2024 ऐसा के है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी बैसाखी पे आ गई है। पीडीए उनकी फर्जी है। कैसे? उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीडीए है। यहाँ गरीब कल्याण के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं अब बताइए बहन जी ने क्या कहा। यही पीडीए है कि जब मान्यवर नहीं सुनिए मान्यवर लोगों ने यहाँ तक कह दिया बहन जी की आप बात कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा बहन जी को तो भाजपा का विरोध करना चाहिए था। दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों के साथ तमाम बुरे बर्ताव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुँच गया है दलितों के शोषण के मामले में, महिलाओं के शोषण के मामले में, उनकी हत्या, दहेज हत्या, तमाम चीज़ों को लेकर के। तो बहन जी को तो उनके खिलाफ बोलना था, लोग कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी का ही सपोर्ट किया। तो उन्होंने जो बोला है क्या इसका जवाब वो दे पा रहे हैं क्या? मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर जो कासगंज बना था जिला, उसको उन्होंने नहीं हटाया। अंबेडकर साहब के नाम पर जो योजना चल रही थी उसको नहीं बंद किया। पर दलित वर्ग में जो प्रमोशन में आरक्षण था 12 से 17 के दौरान किया, समझिए। 12 से 17 के दौरान किया। आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, कासगंज का नाम बाद में कासगंज कर दिया, जो उन्होंने मायावती जी ने नाम बदला था कांसीराम जी के नाम पर, तो फिर 19 में तो गठबंधन हो गया था। तो गठबंधन तो सब भुला करके होता है। नहीं गठबंधन हुआ तो शर्तों पर हुआ था। शर्त वहाँ थी अच्छा कि हम दलित पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करेंगे। देखिए इनके गर्दन पर एक होता है छुरी पिछड़े दलित वर्गों पर। ये जो समाजवादी पार्टी के जो नेता पिछड़ों की बात करते हैं, ये गर्दन पर रखते हैं छुरी और एक छुरी रखते हैं पैर पर कि इधर रखते हैं तो इधर से आवाज़ ना निकले, अब पैर पर रखते हैं कि तू चल ना सको। ये हालत है। इसीलिए दलित और पिछड़ों की ये हालत हो गई कि ये जब देख लिए कि हमारी सरकार, जब उनकी आरोप लगा रहे हैं, 5 साल सरकार थी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जब सरकार थी तो 5 साल में पीडीए याद नहीं आया। बहन जी ने यही नहीं कहा। अभी तो पीडीए हाल ही में उन्होंने नारा दिया अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव में, उस वक्त कहाँ अब आप देखिए पीडीए को वास्तविक सामाजिक न्याय जुबान से नहीं मिलता है। सामाजिक न्याय मिलता है सामाजिक न्याय देने से। आजम खान साहब से कोई बात हुई कि नहीं? बात हो रही है, बात जा रहे हैं हम लोग मिलने, बढ़ाइए नहीं धमाका करेंगे। अच्छा आजम खान साहब जितना प्रताड़ित है, पीड़ित है, दुखी है, अब उनको सहारा दिख रहा है भारतीय समाज पार्टी। अब लग रहा है कि अब बातचीत होने दीजिए, देखिए क्या होता है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, सहयोगी दल हैं, और लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज आजम खान की ये हालत है। तो मामला कैसे सेट बैठे? ये समाजवादी पार्टी की वजह से वो हालत हुई है कि उनकी वजह से हुई है? अगर ये लोग नहीं फंसाए होते उनको, इसमें सबसे बड़ा रोल बंद कमरे में जो बात होती है। देखिए होता क्या है कि जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता वैसा दिखाया। तो जैसा आजम खान साहब के साथ दिखाया गया वैसा हुआ नहीं था, जो हुआ था वो दिखाया नहीं गया। अखिलेश जी ने वही कहा, मैंने पहले ही कहा कि कमरे में बंद करके कहा था कि जितने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के टीम वाले नेता हैं सबको किनारे करो। अब वो जवानी है कुर्बान वाली टीम को आगे करो, ताकि वो हमारे लिए कुर्बानी देते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी सब यहाँ के आजमगढ़ के लोग नकारे होते रहेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कि जब पिछड़े दलित को सामाजिक न्याय देना था तो पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। जाति जनगणना कराने की बात जब 22 साल से माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया तो 4 बार सरकार बनाकर राज्य में जाति जनगणना नहीं करा पाए। केंद्र में सरकार बनाते रहे कांग्रेस की, वहाँ से करा नहीं पाए। अगर देश में मोदी जी ने जाति जनगणना का फैसला किया, आप बताओ कि इन लोगों की जुबान किसने किया? सबसे पहले जाति जनगणना की मांग किसने? अब देखिए, अब अगर हम आपको प्रमाण दिखाएंगे ना, तो मोदी जी बिहार में बुलाए थे, मोदी जी बनारस में बुलाए थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर से कहा था कि जो ये सब मांग कर रहे हैं इसमें क्या सच्चाई, और आप बताओ क्या मांग करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो। हमने कहा कि जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रही है, इसमें समाजवादी पार्टी ही खाली बैठ के लूट रही है। इनसे अलग करने के लिए आप कोटे में कोटा करा करके रोहिणी आयोग की गठन करा दो, और रोहिणी आयोग का गठन राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे कराकर लागू करा दो। जितने पिछड़े वर्ग में कमजोर हैं उनको न्याय मिल जाएगा। तो कहा ऐसा अगर करना हो तो पहले मैं सर्वे करा लेता हूं, उसके बाद सभी। क्या आप इस बात से भी इनकार करते हैं अरुण जी कि मंडल की कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने वाले मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की वजह से आज पिछड़े अति पिछड़े लोगों का उद्धार नहीं हुआ? देखिए लोग बताते क्या, आंदोलन लागू किसने किया? बीपी सिंह ने लागू किया। और ये लागू कब हुआ? प्रदेश में लागू नहीं, कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ, ये इनके कहने पर नहीं हुआ। इस तरीके से तो आज जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो वहाँ के सीएम कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देगा तो वो सभी राज्यों के लिए होगा कि स्पेशली कोर्ट ने पूरे सभी राज्यों के लिए कहा कि आप 22.5% और 27% को बांट दो, और सभी राज्यों में जो जैसे समीकरण है उस तरीके से बांटकर आरक्षण दे दो। हरियाणा में तो लागू हो गया, 10 राज्यों में तो लागू हो गया, बिहारों में लागू हो गया, पांडेचेरी में लागू हो गया, तेलंगाना में लागू हो गया। तो फिर यहाँ लागू कराने के लिए अखिलेश जी बोल क्यों नहीं रहे हैं?
क्या पिछड़े वर्ग में राजभर नहीं आता है, चौहान नहीं आता है, बिंद नहीं आता है, प्रजापति नहीं आता है, गोंड नहीं आता है, विश्वकर्मा नहीं आता है, लोहार नहीं आता है, नाई नहीं आता है, धुनिया नहीं आता है, अंसारी नहीं आता है, ये सब नहीं आते? क्या इनको न्याय नहीं मिलनी चाहिए? तमाम वर्ग पिछड़े वर्ग में है, दलित वर्ग में, क्या इनको इंसाफ, सामाजिक न्याय नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक न्याय देने के लिए ये सिर्फ जुबान से बोलते हैं, देने के लिए एक कमरा बंद कर देते हैं। जैसे होता है ना कि ढक्कन होता है, ये ढक्कन, ऐसे सुनिए हमारी बात, ये ढक्कन की तरह बंद करके रखते हैं। जैसे कलम होता है, कलम के ढक्कन बंद होता है ना, उसी तरीके से पिछड़े दलितों को ढक्कन में बंद करके ये अपने जेबा में रखे रहते हैं। जब चुनाव आता है तब इनका नाम लेते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, जब चुनाव बीत जाता है तो कभी इनका नाम नहीं लेते। आप बताइए, यही आजमगढ़ में क्या कभी अखिलेश जी आए हों तो आजम खां साहब के यहाँ नहीं जाते हैं, रमाकांत यादव के यहाँ चले जाते हैं? क्यों जाते हैं वहाँ, क्यों जाते हैं? कभी सोचा है कि वो जेल में थे तो वहाँ चले गए, अब वो जेल में थे तो वहाँ नहीं गए? आप भी तो उनके पुराने साथी रहे, किसी बात पे तो आप उनसे संतुष्ट रहे होंगे। बतिया सही कहने पर उनको बुरा लगता था। अच्छा, सही बात हजम नहीं होती है, सच्चाई है, सच्चाई छुपती नहीं, कागज के वसूलों से। सफाई कहते हैं मलाई खाने के लिए पाला बदलिए। खैर, सबकी अपनी अपनी बात है। सब देखिए बकवास बात करते हैं, मलाई कोई नहीं खाता है। अगर मलाई खाने की बात होती तो 15 साल में यहाँ के लोगों को मलाई दे दिया होता। इस सड़क को अंधकार में नहीं रखता, खंडार में नहीं रखता। एक आखिरी सवाल मेरा, बिहार चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश में आप भाजपा के बहुत मजबूत साथी हैं, ठीक है? मुख्यमंत्री डायरेक्ट आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेते हैं, उनको सार्वजनिक मंचों पे बुलाते हैं, राजभर जी कहाँ गए, तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें परिलक्षित करते हैं कि बड़ी मजबूती है, बड़ा दोस्ताना है योगी जी और राजभर जी के बीच में। लेकिन बिहार में आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार में आपको भारतीय जनता पार्टी घुसने नहीं दे रही है और आपके बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर को ये कहना पड़ गया कि हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से? कौन रोक रहा है बीजेपी? लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को लड़ने का अधिकार है। गठबंधन पूरे देश में चल रहा। क्या मोदी जी देश में गठबंधन करके सरकार नहीं चला रहे हैं? अलग अलग राज्यों में क्या गठबंधन की सरकारें नहीं चल रही? हम भी गठबंधन के साथी हैं, हम भी प्रयास किए गठबंधन करने की और बात शीर्ष नेतृत्व से आज भी हो रही है। हो सकता है 4 बजे तक माननीय अमित शाह जी से घोषित हुआ उसमें तो जितना घोषित हुआ उसी में खुद ही पचड़ा हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं और वहाँ पे नीतीश जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए खुद ही उलझा हुआ है, फिर आपको भी लेकर ये टीवी पर बताई जा रही है। अच्छा, ये चैनल पर बताई जा रही है कि नाराज है। अभी 4 बजे मुलाकात है, माननीय अमित शाह जी से मुलाकात है, फिर कैसे नाराजगी? आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जो करनी थी सबको, उसको इनकार कर दिया कि आप नहीं करेंगे। आखिर कोई वजह तो नहीं कि जैसे क्या है कि जहां सभी दल एकजुट बैठते हैं, बर्तन जब सभी एक जगह रहते हैं तो कुछ खुटुर फुटुर उसमें होते रहते हैं। बिहार में जाने से कौन रोक रहा है चुनाव लड़ने से? लड़ने जा रहे हैं अभी 4 बजे तक। अब हमारी अंतिम फैसला होगा। एनडीए से अगर बात नहीं बनेगी तो हम 160 सीटों पर जा रहे हैं मैदान में। हमारे 60 सूची की घोषणा आज इंडिया गठबंधन के साथ नहीं 60 सूची आज हमारी बिहार में। क्या इंडिया गठबंधन के साथ? नहीं, देखिए हम लोग स्वतंत्र लड़ेंगे और स्वतंत्र तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। जो जनता में हम लोगों ने 1 साल काम किया है, जो सैकड़ों सभाएं किया है, रैलियां की है, जिन लोगों को जगाया है, रजवार, राजवंशी, राजधोप, राजभर, भार, जितने वर्ग के लोग हैं, प्रजापति, नाई, गोंड समाज के लोग हैं, इन सभी को जगाया है। अब जगाने वाले के बीच में प्रत्याशी भेज रहे हैं कि भैया सबको एकजुट करो। अब हम अपने लड़ाई में जा रहे हैं, उसमें जिसको हारना जीतना होगा वो जीते हारे, हम अपनी लड़ाई मजबूत करेंगे। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? 150 सीटों पर। 150? हाँ, 150 सीटों पर। 160 तैयारी कर रहे हैं हम लोग। प्रत्याशियों का सूची अभी बन रहा है। अभी तक तो 60 सीटों की सूची बनी है, अभी 100 सीटों की सूची बनने जा रही है, शाम तक बन जाएगी। पूरी लड़ाई मजबूत करके लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है जो है बिहार में हम लोग कमज़ोर हैं। देखिएगा बड़े अच्छे पहलवान हम लोगों के सामने घुटना टेकेंगे, आगे हाथ जोड़ेंगे कि मत लड़िए, नहीं हम हार जाएंगे। तो घबराइए नहीं, तो हम हराने थोड़ी नहीं गए। मोदी जी को कह रहे हैं? नहीं, मोदी योगी जी को थोड़ी ना कह रहे हैं। हम तो वहाँ की जनता को कह रहे हैं कि जिनको हक नहीं मिला है आओ हमारे साथ, हम तुमसे लड़ैया तो मजबूत करो तभी तो हक मिलेगा। चलिए, हमने बातचीत किया सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी से और इन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। पूरी बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।